अस्सलामुअलैकुम वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ मदीहा अल्बास खान। और सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और सुरजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे और गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुतासिर किया। मलीर, गडाप और यूनिवर्सिटी रोड के इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसने शारा फैसल को भी मुतासर किया है। न्यूज़ स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी रुकावटें पेश आ रही हैं। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो कि 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि नाजमाबाद और सरजानी टाउन में हम देख रहे हैं कि 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। सदर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और PA फैसल बेस में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी दौरान सिंध के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, सांगड़ और टंडुवाला यार में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और ख़ास तौर पर टंडू गुलाम अली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका है, जिससे वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मकामी लोग हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मिट्टी में मूसलाधार बारिश ने सड़कों को डुबो दिया है, जिससे ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और शहरी इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को चलने फिरने भी और इधर उधर मूव करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो महकमा मौसमियात और मकामी इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं और इसके साथ साथ तमाम लोगों को ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि बारिशों के इस मौसम में, और अब यही बताया जा रहा है कि ये तेज़ स्पेल होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। बारिशों के मज़ीद सिलसिले की पेशगोई भी की गई है, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि वो हिफाजती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। इस हवाले से आगे चलकर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बदलते मौसम के मुताबिक जल की हिफाजत को कैसे मुमकिन बनाया जाए। हुकूमत का बैंकों से 56 खरब रुपए कर्ज लेने का मंसूबा होगा कितना कारआमद। अमेज़न का खुशकिस्मत मुलाजिम जिसकी सालाना तनख्वाह करोड़ों रुपए, लेकिन काम कुछ भी नहीं। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली तेज तरीन एथलीट फाइका रियाज भी होंगी शो का हिस्सा। सबसे पहले हम बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। कल इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन थी बलूचिस्तान में, जहां दहशतगर्दों की तरफ से एक ही दिन में मूसा खेल, मस्तूंग, बोलान और कलात में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है और इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्तूंग, कलात, पसनी और संतसर में लेवीज और पुलिस थानों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अमवात हुई हैं। सिब्बी, पंजगोर, मस्तूंग, तरबेला और कोयटा में धमाकों और दस्ती बॉम्ब हमलों की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं और हुकाम की जानिब से भी ये तस्दीक भी की जा रही है कि हमला आवरों ने मस्तूंग के बाईपास इलाके के करीब पाकिस्तान और ईरान को मिलाने वाला जो रेलवे ट्रैक है उसको भी धमाके से उड़ा दिया है। कलात के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP दोस्तीन दश्ती के मुताबिक जिला कलात में रात भर होने वाले वाकयात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 11 अफराद जाम बहक हुए हैं, 6 जख्मी हुए हैं और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुसल्लह अफराद ने पसनी थाने पर हमला भी किया और एहलकारों को ज़ुदोकोब करने के बाद वहां खड़ी 3 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी जला दिया। हमलावर गवादर के साहली कस्बे संसर में एक और थाने में तोड़फोड़ करने के बाद सरकारी असलहा भी अपने साथ लेकर आए थे। हुकाम कहते हैं कि मुसल्लह अफराद ने लेविस थाना खटकोचा पर हमला किया और वहां मौजूद एहलकारों को यह गुमान बनाया, जबकि कलात में मुसल्लह अफराद का कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला हुआ। ये झड़पें कोयटा कराची हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर हुई हैं। रास्ते को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर नजीब काकड़ ने बताया है कि मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा और शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। असिस्टेंट कमिश्नर नजीब काकड़ ने AFP को बताया है कि जाम बहक होने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। मुसल्लह अफराद ने 23 गाड़ियों को भी आग लगा दी, जिनमें 17 ट्रक, 2 मुसाफिर वैन और 4 पिकअप गाड़ियां शामिल थी। BLA ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। सूबे में सबसे ज्यादा सरगर्म मस्करियत पसंद ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इसे हालिया बरसों में खित्ते में होने वाली फायरिंग के बदतरीन वाकयात में से एक करार दिया जा रहा है। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत के तर्जमान शाहिद रिंद ने AFP को बताया है कि हम BLA के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए मुतादिद हमलों में कम से कम 39 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों के हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस भी किया है और उन्होंने कहा कि बेगुनाह इंसानियत का जो जालिमाना कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। उन्होंने मकामी इंतजामिया को भी हिदायत दी है कि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं शो में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। शाहिद रिंद साहब से भी एक बार दोबारा रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसमें इजाफे की आप क्या वजूहात देख रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत को इन पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। और सबसे पहले तो मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान ताज़ियत पेश करते हैं तमाम उन लोगों से जिनके प्यारे जो है वो इसके अंदर चले गए, इस बहुत ही अंदुनाक वाक़े के अंदर। बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान के इस वाक़यात का ताल्लुक है तो ये तकरीबन 12 शहरों में हुआ, एक साथ हुआ और 9 अजला के अंदर हुआ, जो यकीनन लम्हे तशवीश है। और इसके ऊपर देखना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि पहले सिर्फ चंद इलाकों के अंदर महसूर थी, आज वो बढ़कर उसका इतना हौसला बुलंद हुआ कि वो मुख्तलिफ शहरों में फैल गई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं, उनको गैर ममालिक के अंदर तरबियत भी दी जाती है, उनको जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी सैटेलाइट के जरिए फराहम किए जाते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सैटेलाइट तो है नहीं, ये तो गैर मुल्क की सैटेलाइट है। और साथ ही साथ उनको जो है फंड फराहम किए जाते हैं, उनको बाकायदा ऑपरेशनल तैयारियां करवाई जाती हैं। ये बात तो तय हो गई। इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने माजी के अंदर एक डोजियर पेश किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था ठोस शवाहिद के साथ कि ये भारत जो है ये बाकायदा इस किस्म की कारस्तानियां करता रहता है वहाँ। लेकिन उस डोजियर के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वैसे ही जैसे गजा के अंदर या कश्मीर के हवाले से आप देखते हैं कि कोई जो है वो सूरत हाल नजर नहीं आती। एक तरफ जो है वो दुश्मन जो है अपना वार जारी रखे हुए है। सारा एडम जो कि अमरीकी CIA की एक बहुत ही हाई ऑफिशियल थी और साथ ही काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस की जो वो सरबराह थी, उनका एक 3 घंटे का पॉडकास्ट इंटरव्यू अभी आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से उसको आज़ादी के लिए हम काम कर रहे हैं और बाकायदा हमने एक यूनिट बनाई है, एक सेल बनाया है। अब उसके अंदर जो सारा एडम का बयान है, ना ही उसकी तरदीद CIA हेडक्वार्टर लैंगले से आती है और ना ही उनका दफ्तर खारजा या उनका जो तर्जुमान व्हाइट हाउस है वो उसकी तरदीद करता है। तो सर ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। फिर आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर इस वक्त हमारी हुकूमत की, हमारे सिक्योरिटी इदारों की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या होनी चाहिए? देखिए स्ट्रेटेजी जो है वो तो मल्टी थ्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिफारती सतह के ऊपर बल्कि मैं अगर उसको नटशेल में कह दूं तो जब APS रूनुमा हुआ तो उसके बाद 20 नुकात नेशनल एक्शन प्लान के रखे थे। उसमें से 4 जो थे अफवाज पाकिस्तान को जो है वो उनका इत्तलाक उन पे होता था। तो आज तक वो अपनी जानों की कुर्बानी और अभी ये जो हालिया 14 हमारे जो शहीद हुए ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसी तरीके से हमारे जो 23 सिविलियन हैं उन बेचारों को निशाना बनाया गया। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि वो तो अपना काम कर रहे हैं। जो सिफारती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह पर, कानून साजी की सतह के ऊपर मेरा ख्याल है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें फिलहाल मैं उनकी कारकर्दगी को इंतहाई गैर तसल्ली बख्श कहूँगा। चंद रवायती बयान, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बाद फिर तसल्ली, फिर खामोशी और फिर दहशतगर्दों का मजीद बड़ा हमला। यानी कि जोब जैसे कैंटोनमेंट में भी जो है 2 दफा हमले हो चुके हैं, जहां सिर्फ पश्तून इलाका था, उससे पहले वहां कोई। अब TTP एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर बरसरे पैकार है और मजीद ब्रिगेड कमांडर जो है वो बाकायदा वहां खुलेआम दंदनाता फिर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है दोहा मुआहदे के अंदर जो है वो 2 फरीकैन थे, एक अफगान तालिबान थे तो दूसरा अमेरिका था। दोनों की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी को रोकें। लेकिन यहाँ कांग्रेस जो अमेरिका है उसके अंदर बाकायदा बयान आता है कि हमने 4,27,000 वेपन जो थे, मौलिक हथियार, वो अफगानिस्तान लेके गए, जिनमें से 3 लाख मौलिक हथियार हम अफगानिस्तान छोड़ आए। अब ये बयान उनका मौजूद है। ये जो हथियार छोड़ते हैं
ये दोस्तों के लिए छोड़ते हैं या दुश्मनों के लिए छोड़ते हैं, ये तो बताए ना। तो फिर इसका मतलब यह है कि इस गुनाह के अंदर बाकायदा मगरिब बुरी तरीके से शामिल है। उनकी बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। कर्नल रैल्फ पीटर ने एक नक्शा बनाया था जिसको ब्लड बॉर्डर, खूनी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। 2006 में ये आर्टिकल शाया हुआ बाकायदा। सर, ये रॉ और अफगानिस्तान के मुलव्विस होने के बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो लसानियत को और एक खाना जंगी को हवा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो मूसा खैर में वाक़या पेश आया है, इसमें जो बस में मुसाफिर थे उनको टारगेट किया गया, उनके आईडी कार्ड चेक करके जो पंजाबी था उसको टारगेट किया गया। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। मैं पूरे बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में फिरा हुआ हूँ। ये जो DI खान से जाके फिर ये रोड जाती है आगे जोब तक, ये इंतहाई मुश्किल रास्ता है और यहाँ से तकरीबन पौना घंटा, सवा घंटे के अंदर अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, कार्रवाई करते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जी ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, अभी वो लोग जो बलूचिस्तान के अंदर महारंग बलोच जैसे जो बड़े बड़े नारे मार रहे थे, आज इतना बड़ा सानिया हुआ, उनको क्या तकलीफ होगी? वो लोग कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं सामने आई उनकी तरफ से। जी जी वो अब जो दूसरी औरत जिसने अपने आप को खुदकुश कर लिया, अब मुझे सिर्फ समझा दें कि वो उसके लिए कितने लोगों को पेट में मरोड़े उठ रहे थे, आज वो उनकी जबानें क्यों गुंग हो गई। देखें, ये एक जानबूझ के रंग दिया जा रहा है कि जनाब आप लोग सेटलर हैं, पंजाबियों को, पंजाबी और सिंधी और पश्तून अगर वहां काम ना करें बलूचिस्तान में जाके, तो आप यकीन माने बलूचिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मासूम हैं, लेकिन इंतहाई अदब के साथ स्किल लेबर उनके पास नहीं है। स्किल्ड लेबर जो है वो सिर्फ यहीं से आती है। इसी वजह से इतनी तादाद में लोग जाते हैं बलूचिस्तान। लेकिन अब्दुल्ला साहब, फिर आप किस तरह से देख रहे हैं, अगर हम अपने ही लोगों को वहां पर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इशू जो क्रिएट होता है वो चाइनीज वर्कर का भी साथ क्रिएट हो जाता है। और चाइना ने भी यही अभी खुले अल्फाज में कहा कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के मसाइल हल नहीं होंगे, हम भी उस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। जी, कोई भी देखें, जहां अमन नहीं होगा वहां खुशहाली नहीं होगी, और जहां इंसाफ नहीं होगा, ये तीन चीजें एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और उसी दिन नवाब अकबर भुट्टी की बरसी भी है, और अचानक ये मल्टी थ्रॉन्ग जो हमले हैं ये जारी हो जाते हैं। अब आप इसकी टाइमिंग देखें, और ये हर बार हुआ। अब इसके अंदर जो दूसरा पहलू है बलूचिस्तान का, मैं आपको जरा गुजारिश करता चलूं। बलूचिस्तान 44% है, इसके अंदर 93% जो है वो बी एरिया कहलाता है, जहां लेवीज जो है वो तैनात हैं, और फिर जो 7% है वो ए एरिया है जो पुलिस जाती है, यानी कि क्वेटा और चंद शहरों के अलावा पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। ये आलम है। अब उनके पीछे, लेवीज के पीछे तमाम जो लोकल सरदार, नवाब और इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं, जो पुलिस की वहां मौजूदगी को चैलेंज करते हैं। और ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, इसको बकायदा जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई आज से 1 दहाई पहले, लेकिन ये नाकामी का सामना करना पड़ा। जब तक कि आप एक वाज़े जामे हिकमत अमली पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये वाकयात रोजाना की बुनियाद पर रुनुमा होंगे। आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान को बकायदा टारगेट किया जाता है। जो इस टाइम पे रोड है 7 घंटे, तकरीबन 6 घंटे का मुसाफत है, जो तुर्बत से क्वेटा है, उस सड़क पे कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां बकायदा लोगों को जमीन उतार के नॉन बलोचों को हलाल किया जाता है। ये मैं आपको बताऊं, उसके बदले में लोग जो है वो पहले वहां से गवादर कोस्टल हाईवे पे जाते हैं, कराची से जो है वो फिर दूसरे रास्ते के जरिए क्वेटा जो है वो आते हैं। अब आप ये देखें, इतना लंबा रास्ता जो है वो तकरीबन 24 घंटे का रास्ता लेते हैं, लेकिन वो इस सड़क से नहीं जाते। इसका मतलब यह है कि जो सिर्फ फौज का काम नहीं है, फौज अपना काम पूरा कर रही है, एफसी अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अब इससे अंदाजा कर लें कि टोटल 9 अदालतें मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के मुकदमात सुनती हैं। ये काम क्या नियो टीवी ने करना है या अब्दुल्ला हमीद गुल ने करना है या किसी और तहरीक जवान? लेकिन अब्दुल्ला साहब, हम तो यही देख रहे हैं कि जब भी ये इस तरह के अफसोसनाक इंसिडेंट हो रहे हैं, कल भी जिस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पर टारगेट किया गया है और बहुत से लोग इसमें शहीद भी हुए हैं, 40 तकरीबन लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। लेकिन हम अगर हुकूमत की भी बात करते हैं, सिक्योरिटी इदारों की भी बात करते हैं, मजम्मती बयानात के अलावा
उस तरह से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, कोई सख्ती नहीं हो रही है कि इन तमाम जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उनको रोका जा सके? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो 16 नुकात थे जिसके हुकूमत और लोकल हुकूमत जो थी, यानी कि सूबाई हुकूमत, उनके ज़िम्मे में जो काम थे वो उन्होंने 0/0 किए हैं। मतलब सूबाई और विफाकी हुकूमत को भी, अब्दुल्ला गुल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ पाक फौज की जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ थे, तजियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और इस वक्त तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब आपके वक्त के लिए। शाहिद रिंद साहब, बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से क्या फौरी इक़दाम किए गए हैं? जी देखिए, हालिया हमलों के बाद जो सूरत हाल है उस पे गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और उसमें खासकर जो प्रोविंशियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनमें लेवीज और पुलिस, जिसका खासकर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो इदारा है, उसकी इस्तेदादकार को बढ़ाने की का फैसला किया गया। और आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी क्वेटा तशरीफ ला रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से जो हेल्प रिक्वायर्ड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उसका जो है कल इहाता किया गया है कि आज फेडरल गवर्नमेंट से ये बात की जाएगी कि इन सेक्टर्स में हमें फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट या मदद की जरूरत है। मैं अब्दुल्ला गुल साहब को अभी सुन रहा था, वो किसी चीज पे ये कह रहे थे कि जो कुछ नुकात का जिक्र कर रहे थे कि जिन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना था। मैं ये जरूर तस्लीम करता हूँ कि माजी में बैड गवर्नेंस का एक और करप्शन का इस सूबे में एक ऐसा जिसे कहते हैं दौर रहा है जिस पर ना सिर्फ तनकीद होती है, जिस पर बात होती है। लेकिन मौजूदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर और मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है PMLN, उनके साथ इस गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान का जो गवर्नेंस का बहरान है उसको दूर करने के लिए पहले दिन से इनिशिएटिव लिए हैं। आज वही इनिशिएटिव उन तमाम कुव्वतों को परेशान कर रहे हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर ये बैड गवर्नेंस और करप्शन खत्म हुई तो बलूचिस्तान में एक तरक्की या का जो पहिया चलेगा, बलूचिस्तान का नौजवान मेन स्ट्रीम होगा, तो उनके जो अज़ाइम है वो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन शायद साहब उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अटैक्स हुए हैं, मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया गया है। अगर स्ट्रैटेजी दहशतगर्दों की तरफ से तब्दील की गई है तो इन वाकयात के बाद सिक्योरिटी हिकमत अमली में अभी बलूचिस्तान हुकूमत क्या तब्दीली ला रही है? देखिए, सिक्योरिटी हिकमत अमली एक ऐसी चीज है जिसके लिए टीवी के टॉक शो पे मैं आपको ये रिस्पॉन्ड करूं कि हमारी सिक्योरिटी हिकमत अमली ये होगी तो ये एक जैसे कहते हैं अजीब सी बात होगी। सिक्योरिटी हिकमत अमली कभी भी टीवी चैनल पे या टीवी शो पे या अखबार के फोरम पे रिस्पॉन्ड नहीं। मतलब इस पे काम किया जा रहा है। शाहिद रिंद साहब आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है, बताइएगा किसी नए मुज़ाकराती अमल का आगाज करने का हुकूमत की जानिब से कोई प्लान है? इस बारे में क्या बताएंगे आप हमें? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो ये क्लियर है। दहशतगर्द होता है वो न किसी रंग से, न किसी मजहब से, न किसी उससे ताल्लुक रखता है। हमें यही कंफ्यूजन नेशनल सतह पे दूर करना है कि आज भी हमारे नेशनल एक्शन प्लान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो टेररिज्म है, लेकिन एथनिक बुनियादों पर की गई एक्सट्रीमिज्म जो है वो टेररिज्म आज तक नेशनल एक्शन प्लान में नहीं है। तो यही वो कंफ्यूजन है जिसको दूर करने की सरफराज बुगटी बात करते हैं और किसी हद तक कौमी सतह पर इस कंफ्यूजन को दूर करने में हम कामयाब हुए हैं। आज मोहसिन नकवी भी ये कहते हैं कि नाराज होने के नाम पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी इस बात को वैलिडेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बलूचिस्तान के केस में फेडरल सतह पर जो एक नाराज के मंत्रे का जो कंफ्यूजन रहा है पिछले 70 सालों में, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान ये भी तो कहते हैं ना शाहिद रिंद साहब के नाराज बलोच नहीं है ये बल्कि दहशतगर्द हैं। यही मैं आपसे फरमा रहा हूं कि यही जो कंफ्यूजन पिछले 70 सालों में रहा है उस कंफ्यूजन को दूर करने में हम अब किसी हद तक कामयाब हुए। लेकिन इस तमाम तर वाकयात के बाद अब एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत तो है। अभी भी सरफराज बुगटी साहब ये कह रहे हैं कि अभी भी किसी ग्रैंड ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहे। देखिए, ग्रैंड ऑपरेशन रियासत के पास हर तरह के ऑप्शन होते हैं। स्वात की मिसाल हमारे सामने है। जब स्वात में जरूरत पड़ी तो वहां ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। कल भी चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह तौर पर कहा कि सूरत हाल को कुछ अनासिर अगर उस तरफ ले जाना चाहते हैं
तो रियासत के पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैं और जो चीजें हैं, गवर्नमेंट ये समझती है कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन्स में काम करके, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके इस इंसर्जेंसी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हमेशा से हमने देखा शाहिद साहब, इन हमलों का जो मकसद हमेशा से रहा है वो बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों को मुतासर करना था, और अगर आप भी ऐसे ही समझते हैं तो फिर इन मंसूबों को किस तरह से फिर हुकूमत जारी रख सकेगी? हुकूमत के लिए भी बहुत सी मुश्किलात हैं, एरियाज भी कुछ ऐसे हैं जहां पर फिर ऑपरेट करना, जहां पर मूव करना इतना आसान नहीं होता। देखें, लाजमी सी बात है इस वक्त ये सारी जो एक वेव है, चाहे वो हम चीफ मिनिस्टर ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कह रही है, हमें दो तरह के चैलेंजेस का सामना है। एक दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना है, दूसरा दहशतगर्दों की लेजिटिमेट वॉइसेस के चैलेंज का सामना है। तो इन दोनों चैलेंजों से जब हम बर्दाश्त होने की कोशिश करते हैं, जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस बाहर आती हैं। जब हम उनकी लेजिटिमेट वॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इस्लामाबाद में बैठा एक मखसूस तबका उसे इंसानी हुकूक की और आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देता है। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने कल भी ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि ये जंग सिर्फ दहशतगर्दों और फौज की नहीं है, ये जंग हम सब की है। इसे मीडिया ने, जुडिशरी ने, सिविल सोसाइटी ने, सब ने मिलकर लड़ना है। क्योंकि कल जो 38 लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चले, उनकी ये ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अपनी ड्यूटी पे, लाइन ऑफ ड्यूटी पे शहीद हुए। लेकिन जो 38 लोग मारे गए हैं उन्हें सिर्फ शनाख्त की बुनियाद पे, उनका कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं था, सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तानी थे, वो मारे गए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लसानियत और खाना जंगी को हवा देने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है, उस तरफ ले जाया जा रहा है हालात को? बिल्कुल ठीक है। और शायद साहब लास्ट एक कमेंट कीजिएगा, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो हमलों के तमाम मुतासरीन हैं, शोहदा हैं, उनके खानदानों के लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा? देखें, एक इंसानी जान का नेमुल बदल कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज अगर हम ये कहें कि हम फलां चीज उनके लिए करेंगे, फलां पैकेज अनाउंस करेंगे, ऑल्दो के कंपनसेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स उन्हें मिलनी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान समझती है कि उन खानदानों के लिए उस शख्सियत का नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। एज पर पॉलिसी जो भी चीजें होंगी वो हम उनको, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे हम स्किल्ड लेबर कह सकते हैं, स्किल्ड लेबर के लिए वो वहां पर जाते हैं, अगर किसी काम के लिए जाते हैं, अपनी फैमिलीज के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत तो आप दुरुस्त फरमाने की उनका ख्याल रखेगी। बहुत शुक्रिया तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान की तेज तरीन खातून फाइका रियाज, और एक ऐसी एथलीट हैं, तेज तरीन खातून इसलिए कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया है। फाइका रियाज ने अपनी एथलेटिक करियर की शुरुआत हॉकी से की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी दिलचस्पी एथलीट में बढ़ती चली गई। 2023 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर रेस में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की तेज तरीन एथलेटिक खातून बन गई। लेकिन नाजरीन, फाइका ने कामयाबी रातों रात हासिल नहीं की। ये एक तवील सफर था जिसमें उन्होंने बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान में खेलों के लिए सहूलियात की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला है, और खास तौर पर एथलेटिक्स जैसे खेलों में जहां बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ट्रेनिंग का भी फुकदान है। फाइका ने अपने कोच फयाज अहमद की रहनुमाई में ज्यादातर तरबियत की, लेकिन जब वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए गई हैं तो उनके साथ उनका कोच नहीं था, और इसके बावजूद भी फाइका ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मेहनत से अपने मुल्क के लिए ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। यकीनन पाकिस्तान में खेलों के जो मौके हैं और सहूलियात हैं वो महदूद हैं, लेकिन फाइका जैसे एथलीट्स के अज़्म हौसले की बदौलत ये मुश्किलात भी उनके ख्वाबों को रोक नहीं सकती। फाइका रियाज आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फाइका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। पेरिस ओलंपिक्स के दौरान कौन से नए ऐसे तजुर्बात थे जो आपने हासिल किए, उन्होंने किस तरह से आपको मुतासर किया, वो जर्नी में चाहूँगा आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। पहले तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आई थी जाने से पहले, मतलब ट्रेनिंग की मुझे कोच नहीं दिया गया। उसके बाद फेडरेशन या पीएसबी की तरफ से मुझे जो कोच मिली सिमी आपी, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, लेकिन मेरे अपने जो पर्सनल कोच थे वो मुझे नहीं प्रोवाइड किए। बट फिर भी मैंने मेहनत करी, मैंने कहा मैंने जाना, इंशाल्लाह वहाँ अच्छा परफॉर्म करना है। मैं वहाँ गई, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था, मेरा न्यू एक्सपीरियंस था। बाकी जो डिफरेंट एथलीट पूरे वर्ल्ड से एथलीट्स आए हुए थे उनके साथ मैंने बातचीत वगैरह की, काफ़ी उनके साथ मतलब मेरी हेलो हाई हुई, ताकि मैं उनके एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूं, ताकि जो कमी पेशी है वो मैं आकर उस पर वर्क करूं और उसको दूर करूं। तो मैंने वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस सीखा, काफ़ी कुछ सीखा, जो कि मैं अब नेक्स्ट अपने इवेंट्स पे अप्लाई करूंगी। जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मौजूद जो हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हीं में मतलब अपने आप को बेहतर करूं और इंशाल्लाह मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। गेम का कितना डिफरेंस आपने देखा, अपनी गेम का और उनकी गेम का क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम जो मतलब हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे हफ्ते में बेशक हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उनके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हम जैसे अब 2 साल में कह देते हैं हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, ऐसा नहीं। उनके पीछे 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल की ट्रेनिंग है। वो शुरू से ही अपने प्लेयर को जो है ट्रेन करते हैं। हम अब आकर मतलब कंपटीशन सर पे आ जाएगा, 1 महीने पहले कहेंगे कि ये कर लेना, ये कर लेना। और वो भी फैसिलिटीज़ आप कह रही हैं कि यहाँ पर नहीं है। आपका गेटअप मैं देख रही हूँ, आप माशाल्लाह आपने ये जो स्कार्फ लिया हुआ है, हिजाब है एक तरह से, ये इसी गेटअप में आपने वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया था और फिर एप्रिसिएशन मिली आपको, मतलब किस तरह का फीडबैक था वहाँ पे लोगों की जानिब से? मेरे ख्याल से मेरे से पहले कोई पाकिस्तानी खातून ऐसी नहीं गई जिसने हिजाब किया हो, तो मैं फर्स्ट थी। तो मुझे वहाँ कहा गया था कि शायद ना IOC ने मतलब वहाँ पे पेरिस वालों ने कहा था कि हमने हिजाब जो है बैन कर देना है, लेकिन बाद में IOC ने कहा कि नहीं, सिर्फ फ्रांस के मेंबर्स जो हैं वो हिजाब ना करें, बाकी जो एथलीट्स हैं, इस्लामिक एथलीट्स जो भी आ रहे हैं वो हिजाब कर सकते हैं। मैं एम्बेसी भी की, वहाँ भी सबने मुझे ये कहा, सबने मुझे ये समझ रहे थे कि शायद मेरी फैमिली मुझे कहती है, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है हिजाब का। मैं अपनी मर्जी से पर्सनली आप उसको पहन रही हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके साथ वहाँ पर कोई कोच, कोई मेंटर नहीं था, तो ये तो एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। और अपने कोच भी आप बता रही हैं फयाज अहमद, जिनका नाम ले रही हैं, वो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हो सके आपके लिए? वो यहाँ एटलीस्ट कैंप में उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कैंप में मेरे साथ करवा दें, बेशक वहाँ ना जाएं। वहाँ पे जो POA की मैनेजमेंट थी वही थे, डॉक्टर मिसाक थे, जैनब आपी थी, वही उनको मेरे साथ सर खाली ने अटैच किया था, ताकि ग्राउंड आना जाना मैं अकेली ना आई जाऊँ, टाइम वगैरह लेना होता है। उसके अलावा सर सलमान भट्ट गए थे, वो अरशद भाई के कोच थे, तो अरशद नदीम के साथ ही अटैच थे, तो वहाँ पे मतलब अकेले ही सारा कुछ करना पड़ा था। ये तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए अगर उसका कोच वहाँ पर नहीं है, क्योंकि एंड टाइम पर भी गेम की स्ट्रैटेजी चेंज की जा सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर पहुँचकर भी इम्प्रूव की जा सकती हैं, तो उसका फिर फुकदान रहा, तो इसीलिए हम उस तरह से कोई अच्छी पोजीशन नहीं ले सके, कोई मेडल नहीं ले सके। ये आप वजह समझती हैं कैसा हुआ है? ये भी वजह है, लेकिन जो मुझे मेन वजह अपने लिए लगती है ना कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, उसके मेन वजह ये थी कि मुझे कंपटीशन बहुत कम मिले हैं। मैंने कोई 6 महीने पहले लास्ट कंपटीशन खेला, उसके बाद डायरेक्ट जाकर मैंने ओलंपिक्स में कंपटीशन खेला है। ट्रेनिंग भी मैं अकेली करती हूँ, ट्रेनिंग में भी अगर कोई कंपटीशन मिलता तो मुझे पता लगता कि मैंने रेस कैसे बनानी है। ठीक है, कंपीट कर रहे हैं आप किसी को? बिल्कुल, पेपर्स देते हैं, उससे पहले टेस्ट सेशंस हमारे होते हैं, तो मतलब वो टेस्ट सेशन अपने पेपर को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं कंपटीशन मिले थे। तो फिटनेस ट्रेनर है कोई यहाँ पे आपका, कोई आपको टीम को डॉक्टर से चेकअप किस तरह से मेंटेन करती हैं सारी चीज़ों को आप? मैं खुद अपने ओन पे सारा कुछ कर रही हूँ हैंडल, यानी सब कुछ। जिम भी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जाकर नबील भाई हैं, उसके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके पास करती हूँ। मतलब वो मुझे सारा कुछ, मेरे जो कोच पर्सनल हैं वो साहिवाल के हैं, तो वो मुझे सारा शेड्यूल वगैरह सेंड कर देते हैं। तो 100 मीटर 100 मीटर के घोष शहबाज उनके साथ में ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो भी पाकिस्तान के चैंपियन रह चुके हैं। तो इसी तरह तो जब आप पेरिस से वापस आई हैं तो फिर आपको किसने आपको इनवाइट किया, आपको एप्रिसिएशन दी, आपको बुलाया? चीफ आर्मी स्टाफ ने बस मुझे बुलाया। अच्छा, उसके अलावा जी, उसके अलावा किसी ने अभी तक नहीं बुलाया। जब अरशद नदीम को भी बुलाया था मेरे ख्याल है, फिर तमाम लोगों को बुलाया जो ओलंपिक्स के लिए गए थे। भी थे नहीं, हाँ जी, कुछ क्रिकेटर्स भी थे, कुछ अदर ओलंपियंस थे, और इसी तरह हम लोग थे, 4-5 लोग थे बस। ठीक है, तो एथलेटिक्स की तरबियत में फिर आप किस तरह से देख रहे हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी और जो फैसिलिटीज़ हैं कितनी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हैं कि जिसके बगैर हम इतने बड़े स्टेज पर नहीं मेडल ले सकते? वहाँ पे जो ग्राउंड्स है ना डिफरेंट, जैसे अब हमने वहाँ जाकर ट्रेनिंग सेशन किए, उसके मतलब एक ही जगह में 4-5 ट्रैक्स थे। ठीक है, कभी हमें किस ट्रैक पे ले जाते थे, कभी किस ट्रैक पे ले जाते थे, मतलब वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज हैं। और जो जिम था वो सब कुछ ऐसे था लाइक मशीनरी थी। यहाँ पे तो वेट हमें खुद उठाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वो सब कुछ मशीनरी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे तो एक ट्रैक है पंजाब स्टेडियम, और वहाँ पे भी इतना रश होता है, फुटबॉल भी उधर हो रहा होता है, कोई इवेंट्स होते हैं बंद कर देते हैं स्टेडियम, क्रिकेट के मैचेस होते हैं स्टेडियम बंद कर देते हैं, इवन हमें अलाउ नहीं करते हैं। इवन अभी हमें आई हूँ वापस तो गेट वाले ने रोक लिया कि आपकी मेंबरशिप किधर है। मैंने कहा मैं ओलंपियन हूँ, लाइक इधर कोई ओलंपियन नहीं है, ग्राउंड में नहीं है कोई। एग्जैक्टली। फिर मैंने उनसे कहा मैं खुद मिनिस्टर से जाकर बात कर लूंगी।
और जिम की फैसिलिटी भी नहीं है, फिर इसलिए मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, फिर वहाँ जाकर जिम करती हूँ। बड़ी हिम्मत है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हिम्मत, आपने इतना हौसला कि आप सारी हर्डल्स को खुद ही फेस करिए। अच्छा, जो वहाँ पर फाइनल तकरीब हुई थी, वहाँ पे आपने जो शिरकत की थी, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे पेरिस ओलंपिक्स की? क्या फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? उस टाइम मैंने फ्लैग पकड़ा था क्लोजिंग सेरेमनी पे। अच्छा। और वो पाकिस्तान का फ्लैग मेरे लिए पकड़ना बहुत बड़े फख्र की बात थी कि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो पहले तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक मैं वहीं पे थी, यानी मैंने ओवरऑल सारी ओलंपिक्स को मतलब एंजॉय किया है, हर इवेंट्स पे भी जाती रही हूँ। तो अरशद भाई का मेडल जब लगा तब भी मैं वहीं पे थी, उनकी वो जो जेवलिन थ्रो थी वो भी मैंने देखा, इधर बैठ के टीवी पे देखकर खुश हो रहे हैं और मैंने सब कुछ लाइव देखा। ठीक है, तो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने से पहले और ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के बाद क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखी, अपनी पर्सनैलिटी में देखी? मेरे ओलंपिक्स खेल के आकर मेरे जहन में यही बात थी कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी नज़रें झुकाए रखे, कभी बुलंद ना हो, मतलब कि कॉलर खड़े ना हो जाए जिसे कहते हैं, कि एटीट्यूड ना आ जाए, कि अपने आप पे गुरूर करना ना शुरू कर दूं। तो ये अल्लाह पाक का मैंने दुआ की थी कि अल्लाह पाक ये चीज़ मेरे अंदर ना एग्जैक्टली, अगर इसी तरह रहेंगे तो ही अल्लाह पाक इज्जत देता है। और अल्लाह पाक हमेशा झुकी हुई जो टहनी होती है उसी को फल लगाते हैं। अच्छा, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप पाइका के जो गोल्ड मेडल आएगा सिर्फ उसी पे इनामात की जो है वो नवाजिशात और बारिश की जाएगी या उसी को अप्रिशिएट किया जाएगा? बाकियों को हमने देखा किसी ने नाम नहीं लिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सबको अपने शो पर बुलाएं, उनसे बात करें ताकि हुकूमत तक उन तमाम लोगों की बात भी पहुंचाई जाए कि ये तमाम लोग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शिकवा किससे करेंगे आप? है सीएम साहिबा से है बहुत ज्यादा, कि मैंने जाने से पहले भी उनसे अपील की थी कि एटलीस्ट मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं सपोर्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे नहीं बुलाया। मैं वापस आई हूँ। हर कोई अरशद भाई डिजर्व करते हैं, ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन हम अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है, उनको ये भी देखना चाहिए, हमें अभी से सपोर्ट करेंगे। और हमारी सीएम साहिबा जो है वो तो वैसे भी हमारी जो खवातीन है उनके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो उनको यकीनन बुलाना चाहिए कि बच्ची है हमारी यंगस्टर और वहां तक गई, वहां जाके मुल्क का नाम रोशन किया, तो उनको तो यकीनन बुलाना चाहिए। बिल्कुल, हमारी भी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहिबा से कि वो फाइका को जरूर बुलाएं, उनसे मुलाकात करें, जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि मरीम नवाज ने जब पहले दिन भी स्पीच की थी तो उन्होंने खवातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की थी। और ये तमाम जो खवातीन हैं, ये जो बच्चियां हैं हमारी, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें रिप्रेजेंट करके आई हैं, तो हमें यकीनी तौर इन पर इनकी जो कारकर्दगी है उसको सराहना चाहिए, मजीद सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा, रिक्वेस्ट की थी, आप उनसे मिली थी या रिटर्न क्या आपको मैसेज भिजवाया था? मीडिया के थ्रू ही, आप हमारे शो पर पहले भी आई थी, जाने से पहले भी। जाने से आपके और भी डिफरेंट चैनल्स हैं जिन पे मैंने कहा था कि मेरी अपील है कि मरियम नवाज साहिबा मुझे बुलाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। इवन अब मैं आई हूँ, एटलीस्ट हमने अपना बेस्ट किया वहाँ पे जाकर, ये भी नहीं कि नहीं किया। अभी हमारी जर्नी शुरू, अभी से हमें सपोर्ट करेंगे, हमें सब कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो इंशाल्लाह हम भी अरशद भाई की तरह उनके पीछे पीछे नक्शे कदम पे चलेंगे। ठीक है, और आइंदा अभी कौन से इवेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रही हैं, क्योंकि ओलंपिक्स तो भी काफी टाइम बाद होंगे, और कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स? अभी सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी इंडिया की, लेकिन वो अब नो आइडिया के पोस्टपोन हुई है, नहीं पोस्टपोन में कैंसिल सुनने में हो रही है, क्योंकि सैफ गेम्स आ रही हैं पाकिस्तान में, वो हो रही हैं नेक्स्ट ईयर। तो और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ओवरऑल गेम्स हैं उसमें। ठीक है, तो वो है, तो उनकी तैयारी अभी शुरू कर दी गई है। अब तो ये नहीं करेंगे कि 1 महीने पहले तैयारी करवाएंगे। नहीं, मैं अपने ओन पे तो तैयारी कर रही थी, कैंप 1 महीना पहले। लेकिन मैं कैंप की भी बात कर रहा हूँ, कैंप भी तो पहले लगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वो फिर डिपेंड करता है ना कि कैंप में कोच कौन रखेंगे और बुलाएं तो तभी वो बेचारी अपने। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप पेरिस में गई, वहाँ पे जो डिफरेंट कंट्री से खवातीन आई हुई थी, लड़कियाँ आई हुई थी, आपके एज फेलोज, किसी के साथ आपकी दोस्ती हुई हो, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या किसी के साथ अभी भी राब्ते में हो? नहीं, इतना तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल गेम्स थी और सब अपने इवेंट्स में बिजी थे, तो हम ज़्यादा अगर ग्राउंड्स में भी मिलते थे ना, तो हमें ये कहा गया था कि ट्रेनिंग के दौरान किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कि वो फिर कहती हैं कि अलग से मिल लो। ठीक है, जब मैं पहले आई थिंक सेकंड डे में जा रही थी मैस में, तो मेरी आइडियल है शैली, जमाइका की है, तो वो अचानक मुझे नज़र आ गई, तो मैंने उधर से मतलब उसके बाद वो मुझे कहीं नहीं दिखी, इवन ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए बस नज़र आई है, उसके बाद नहीं। मैं कह रही थी कि शुक्र है मुझे तब मिल गई, मैंने पिक्चर ले ली उसके साथ। अच्छा, उसके अलावा इतना नहीं हेलो हाय किसी के साथ। अच्छा फाइका, जैसे आप चाह रही हैं मरीम नवाज साहिबा से मिलना, मिलेंगी, क्या मैसेज देंगी? हो सकता है ये मैसेज ही उन तक पहुँच जाए और आपका काम हो जाए।
क्या बात करना चाहती हूँ? मैं यही कहूँगी एटलीस्ट हमें जो पेरिस ओलंपिक्स पे गए हैं 7 प्लेयर्स ही गए हैं बस, अरशद भाई तो चलें 6 हो गए, बाकी 6 बाकी जो है, तो उनको सपोर्ट किया जाए ताकि हमने अगर अब परफॉर्म किया तो हम आगे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इससे अच्छा अगर हमें फैसिलिटेट किया जाए। मेरे अलावा जैसे अब मैं बेशक मैं एथलेटिक्स में और भी मेरे पीछे लड़कियां हैं काफ़ी, अगर मुझे सपोर्ट किया जाएगा तो हो सकता है मैं उनको भी सपोर्ट कर लूँ, अपने साथ अटैच कर लूँ, ताकि पाकिस्तान के लिए और अच्छी बात हो जाए, यानी अच्छे हम अगली बार परफॉर्म करें। कम से कम 70 लोग तो जाएं, 7 की जगह जाएं। 25 करोड़ का मुल्क है, इतना पोटेंशियल मौजूद है, इतने अच्छे एथलीट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि इस पर भी काम करना। बहुत शुक्रिया फाइका रियाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन दे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शदीद मूसलाधार बारिशों के इम्कान के हवाले से बात की जा रही है और कहा यही जा रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की गुज़िश्ता रोज़ की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 26 अगस्त से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खतरा है। और कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का आगाज होगा और इन इलाकों में मूसलाधार बारिशों की तवक्को भी की जा रही है। और इसके बाद सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशों के इम्कानात हैं, जहां बाज़ इलाकों में तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं। जी हाँ, और मौसमियाती इदारों ने पेशगोई की है कि पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ सकता है, जबकि नशेबी इलाकों में सैलाबी रैली आने का खदशा है। गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिवीजन समेत कई इलाकों में मुमकिन खतरात के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDMA ने अवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और पहाड़ी और नशेबी इलाकों में खुसूसी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। इदारे ने एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को हाई अलर्ट कर रखा है और अवाम को मुमकिन खतरात से बचाने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत दे दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस स्पेल के हवाले से बताइएगा 26 अगस्त से 29 अगस्त तक जो मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के हैं, कितना हैवी स्पेल होने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये स्पेल सिंध की हद तक तो शुरू हो चुका है, बदीन में और कराची में अच्छी तेज़ बारिश हो चुकी है गुज़श्ता दिन से अब तक। कराची में तो गुज़श्ता शब शुरू हुई थी और अभी सुबह भी तेज़ शावर्स हुए हैं। इसी तरह से बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दूसरे अजला में, जनूबी सिंध के जो अजला हैं उनमें उन अजला में कल से शुरू हो गई थी। तो ये 30 या 31 अगस्त तक चलेगा ये स्पेल, इसलिए कि बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम है। ये डीप डिप्रेशन है इस वक्त स्टेज इसकी, यानी कल सुबह तक तो डिप्रेशन था, उसके बाद फिर इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार की है इसने अभी, और भारतीय राजस्थान पर मौजूद है, हमारे एरिया के ग्रेजुअली करीब आता जा रहा है। तो जैसे हमारे एरिया के करीब अभी तक तो जो बारिशें हुई हैं सिंध में, कराची में भी, बदीन वगैरह में भी, इन तमाम इलाकों में, तो ये इसके आउटर पेरिफेरल इफेक्ट की वजह से हुई है। तो कोर ऑफ द सिस्टम या सेंटर ऑफ द सिस्टम जब और हमारे करीब आएगा, आज रात कह सकते हैं, कल कह सकते हैं आप, कल किसी वक्त, तो फिर इन बारिशों की शिद्दत में और इजाफे का इम्कान है। तो कराची समेत सिंध के तमाम ही एरियाज़, तमाम अजला में अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिश है। ख़ासकर जनूबी सिंध के जो डिस्ट्रिक्स हैं उसमें हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और फिर कराची इटसेल्फ, कराची डिवीजन, इन तमाम एरियाज़ में ज़्यादा शिद्दत की बारिशें। तो उसके साथ साथ फिर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला और जनूबी अजला जो मकरान डिवीजन है, ये सिस्टम उस तरफ बढ़ेगा तो वहाँ भी तेज़ बारिशें पंजाब भर में, सेंट्रल पंजाब में खासकर और जनूबी पंजाब में तेज़ स्पेल मुतवक्के है। कोई सुलेमान के साथ साथ जो इलाका लगता है उसमें तो फ्लैश फ्लडिंग, इसी तरह बलूचिस्तान के एरियाज़ में फ्लैश फ्लडिंग और KP की तरफ और इस्लामाबाद, पिंडी की तरफ भी तेज़ स्पेल मुतवक्के आगे चलकर। अच्छा, ये भी बताएगा सैलाबी सूरत हाल किन इलाकों में पैदा होने का खदशा ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है? लैंडस्लाइडिंग भी पहाड़ी इलाकों में चूँकि ज़्यादा होती है, सयाहों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सैलाबी सूरत हाल तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सिंध में इस सबसे जो हेवीएस्ट स्पेल या हेवीएस्ट बारिश होगी वो सिंध के जनूबी अजला हैं, इनमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो सकता है, कराची समेत बदीन, ठट्ठा, सुजावल और हैदराबाद वगैरह में भी, और इसी तरह से उस तरफ जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है और थरपारकर, उमरकोट में भी। बलूचिस्तान के भी जो शुमाल मशरकी अजला है वहाँ पर आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं, कोलो, सिब्बी वगैरह और ऊपर चमन, जोब का इलाका खासकर, तो वहाँ पर जब पहाड़ों पर तेज़ बारिश बरसती है तो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में फिर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा बढ़ जाता है। इस तरह से दूसरी तरफ कोई सुलेमान के साथ साथ जो जनूबी पंजाब, डेरा गाजी खान, राजनपुर, फतेहपुर वगैरह का इलाका है, वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग के बायस लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। और KP में खासकर स्वात डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ कागान, नारान और गलियात का इलाका
और फिर पंजाब में मरी के इलाम जो एरियाज़ होते हैं और कश्मीर में बिलखुसूस तमाम एरियाज़ में तेज़ स्पेल बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद रहता है। तो सयाहों को चाहिए कि इस हफ्ते में कम अज़ कम अवॉइड करें, क्योंकि बहुत तेज़ स्पेल है बारिश का तमामी जगहों पर, पाकिस्तान की बेशतर जगहों पर। तो डर या खदशा यही होता है कि शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो जाए, फ्लैश फ्लडिंग के बाद रास्ते वो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, तो सरफराज साहब, महकमा मौसमियात की तरफ से जो तमाम ये इमरजेंसी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए इकदाम क्या तजवीज़ किए गए हैं? अवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या खुसूसी हिदायत हैं जिन पर अमल करें, सेफ भी रहें? देखिए, जब तेज़ स्पेल चल रहा होता है ना, तो जाहिर है उसमें तेज़ आंधी के साथ भी होता है। कराची में गुज़श्ता शब कई जगहों पर आंधी तेज़ चली और उससे कुछ जगहों पर दरख्त भी गिर गए। तो ऐसी उसमें सूरत में यही होता है कि जब आप अगर बाहर हों तो मतलब अवॉइड करें, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कम से कम रखें जब बहुत तेज़ स्पेल चल रहा हो। दूसरा, आपने देखा कि आंधी चलती है तो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, पोल वगैरह गिर सकते हैं, और जो बिल बोर्ड्स होते हैं वो उनकी ओट में, दरख्तों की ओट में, और इस तरह से इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जो रोड्स पे होती हैं उससे दूर रहें, अवॉइड करें। और घरों में भी आपको पता है कि तेज़ स्पेल, मुसलसल स्पेल के नतीजे में नमी आ जाती है, तो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन जो आपकी अप्लायंसेज होती हैं उनका इस्तेमाल एक तरह से वो करें, एहतियात से करें। और फिर रोड गड़े पड़ जाते हैं और इस तरह से वो देखभाल के चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी कंपनी अमेज़न के एक सीनियर मुलाजिम ने यह एतराफ़ किया है कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से बगैर किसी अहम काम के तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। ये इंकशाफ एक ऐप पर मुलाजिम की जानिब से की गई पोस्ट में सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा कर रख दी है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक मुलाजिम ने बताया है कि वो गूगल से निकाले जाने के बाद अमेज़न में सीनियर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के ओहदे पर फाइज हुए। मुलाजिम का कहना है कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारियां ना होने के बराबर थी और उन्हें 3,70,000 अमेरिकी डॉलर्स, तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख भारतीय रुपए की तनख्वाह दी गई। मुलाजिम ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि अमेज़न में कोई काम ना करने के बावजूद उन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में शामिल होकर सिर्फ 7 मसाइल हल किए और एक खुद का डैशबोर्ड तैयार किया, जिसे बनाने में उन्हें 3 माह लगे थे। बिल्कुल ऐसी और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये डैशबोर्ड दरअसल मसनूई जहानत AI का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ 3 दिन में तैयार कर लिया था। उस मुलाजिम ने मजीद लिखा है कि उनकी रोजाना की 8 घंटे की मुलाजमत का जो ज्यादातर वक्त है वो सिर्फ मीटिंग्स में गुजरता है, जबकि कोई काबिल जिक्र काम नहीं करना पड़ता। इस एतराफ़ ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छेड़ दी है, क्योंकि हम बहुत अरसे से देख रहे हैं बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब से इस वक्त निकाल रही हैं। जो भी इकनॉमिक बहरान हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, और स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा, फिर AI के आने के बाद भी एक नई बहस छिड़ गई हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये नई बहस है जिसमें सारिफिन ये कह रहे हैं, और ये मौजूदा वक्त में एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, बिल्कुल ऐसी है जहां हम देख रहे हैं कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा अहम काम नहीं कर रहे हैं, वो मसरूफ नहीं रहते हैं, कोई अहम जिम्मेदारी उनके सर पे नहीं है, सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं और एक अच्छी खासी तगड़ी सैलरी भी ले रहे हैं। तो सारिफिन ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर का एक अहम मसला है जो इसकी अक्कासी है। सोशल मीडिया पर यह भी बहस की जा रही है कि किस तरह से कॉर्पोरेट दुनिया में बाज़ मुलाजमीन बगैर किसी नुमाया कारकर्दगी के भारी तनख्वाहें वसूल करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी मौजूद हैं जो दिन भर काम करते हैं और उन्हें उनकी तनख्वाहें उस तरह से नहीं दी जाती। तो यह वाक़या ख़ास तौर पर इस वक्त काबिल गौर है जब कारोबारी इदारे और मुलाजमीन दोनों ही अपनी कारकर्दगी के मयार को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं, शफाफियत की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। सब लोगों की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर काम करें और ज्यादा से ज्यादा स्किल सीख सकें। एग्जैक्टली, और ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे कॉर्पोरेट निज़ाम में वाकई कुछ ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या इस तरह के वाक़यात कॉर्पोरेट दुनिया में कारकर्दगी के असल मयार की अक्कासी करते हैं? आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद तहकीकात और बहस की ज़रूरत होगी ताकि इस मसले की हकीकत को समझा जा सके और इसके मुमकिन असरात को जांचा जा सके कि हो क्या रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्योंकि अभी सुनने और देखने वाले नाज़रीन इंक्लूडिंग मी, हम सब यही चाहेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, कोई ऐसी जॉब हो जिसमें कुछ किए बिना हमें करोड़ों की सैलरी मिले और मजे से अपनी लाइफ जो है। बिल्कुल ऐसी जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान की मालियाती सूरत-ए-हाल पर हालिया रिपोर्ट ने मुल्क की मईशत के बारे में संगीन तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर किया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट 2023-24 में मालियाती इंतजामी मसाइल और कर्जों पर सूद की बढ़ती हुई लागत पर तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 386 खरब 70 अरब रुपए के बजट में से सिर्फ 4% समाजी इक़्तिसादी खिदमात के लिए मुख्तस हैं, जबकि 93% सप्लीमेंट्री ग्रांट्स खर्च नहीं की जा सकी हैं, जिससे अवामी वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। ऑडिटर जनरल ने इशारा दिया है कि माली साल 2022-23 के दौरान वफाकी हुकूमत के मालियाती मसाइल इजाफी ग्रांट्स के गैर ज़रूरी मुख्तस करने की वजह से बढ़े हैं, जिससे अवामी फंड्स ब्लॉक हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्जों पर सूद की अदायगी की लागत में इजाफा हो रहा है, जो कि माली साल 2022 में 250 खरब रुपए थी, जो माली साल 2023 में बढ़कर अब 340 खरब रुपए हो चुकी है। इसके नतीजे में समाजी और इक़्तिसादी खिदमात पर खर्च करने की सलाहियत कम हो गई है और शहरियों के मयार जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फंड्स के बेल आउट पैकेज के असूल के लिए सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्जा बढ़ाने की दरख्वास्त की है और सऊदी अरब से 1.5 अरब डॉलर्स कर्जा बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है, जिसका मकसद आलमी मालियाती फंड्स के बेल आउट पैकेज के लिए जरूरी बैरूनी मालियाती फर्क को पूरा करना है। वज़ीर ख़जाना ने चीनी हुकाम से तवानाई के शोबे के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के लिए बातचीत की है और सऊदी अरब ने इजाफी मदद की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान ने अगस्त से अक्टूबर तक 56 खरब रुपए कर्ज लेने का मंसूबा बनाया है, जिसमें 34.35 खरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स और 21.6 खरब रुपए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट में शामिल हैं। हुकूमत ने सूद और कर्जों की अदायगी के लिए 97.75 खरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो बजट का 51.75% है। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में इस वक्त 15 अरब डॉलर से ज़ायद कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करने और दरामदी कोयले पर मबनी मंसूबों को मकामी कोयले में तब्दील करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया है कि IPPs के मुआहिदों को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन नई शराइत पर बातचीत जारी है। जी हाँ, उन्होंने पंजाब की तरह दीगर सूबों को भी बिजली के बिलों पर रियायत देने की तजवीज़ दी है और कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए बैनुल अक़वामी मदद और इस्लाहात की ज़रूरत है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। माहिर मईशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उसमें मालियाती मसाइल के हवाले से बात की गई है। आप इसका तजिया किस तरह से करते हैं? इन मसाइल के हल के लिए अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या इक़दाम ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया आपका। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में जो बातें हैं, मेरा ख्याल है उससे बहुत ज़्यादा तफसील से मज़ीद बातें ऑलरेडी हैं और मईशत की सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा संगीन है जो इस रिपोर्ट में तस्करा। ज़ाहिर है उनका एक जो एंगल है वो बड़ा महदूद होता है। हम तो स्टेट बैंक की जो होते हैं, IMF के, वजारत ख़जाना के, वहाँ से नताइज अक्स करते हैं, तो सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा संगीन है। लेकिन बुनियादी मसला क्या है वो मैं आपको बता दूँ। बुनियादी मसला ये कि पाकिस्तान में मईशत की जो शरह नमू है वो उमूमन सुस्त रहती है, महंगाई ज़्यादा रहती है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जो है अशराफिया की मईशत है। हम कर्ज़ों पर इन्हिसार करते हैं, उनकी कर्ज़ों पर इन्हिसार करते हैं, बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार करते हैं, उन कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग कराते हैं, जैसे जिसका अभी आपने तज़किरा किया, फिर उनको रीप्रोफाइलिंग कराते हैं, फिर उसके बाद जो है वो असासे बेचते हैं, उसके बाद हम जो है रेमिटेंसेस मंगाते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से, और उसके बाद फिर तालीम का बजट कम करते हैं, उसके बाद सेहत का बजट कम करते हैं, उसके बाद तरक्याती अखराजात का बजट कम करते हैं। जितने मुतालबे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दूसरे आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये है कि जी कारोबार की जो लागत है उसको कम कर दिया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी को कर दिया जाए, लेकिन कुछ बात नहीं करता कि ये तो मईशत को आप दे के चला लेंगे, क्योंकि दुनिया भी नहीं चाहती है, मगरिब नहीं चाहता है कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट करे। तो वो हमें, जैसे आपने कहा, चीन भी मदद कर रहा है, अमेरिका भी मदद कर रहा है और अमेरिका कुछ मुल्कों से मदद भी करा रहा है, IMF से भी कर्जा दिला। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल तो यही है कि हम खुद ये कोशिश करें कि हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़े, लेकिन GST कम करके बढ़े, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके बढ़े, हमारी बचतों की शरह बढ़े, हमारी जो है मुल्क की सरमायाकारी बढ़े, हमारे सरमाए का फरार जो है वो रोका जाए, स्मगलिंग जो है रोका जाए, रुपए की कदर को गिरने रोका जाए। लेकिन ये सारी इस्लाहात जो हैं ये ताकतवर तबकों के नाजायज मफादात को नुकसान पहुंचाता है। सर, यहाँ पर टैक्स की शरह को तो बढ़ाया गया है शाहिद हसन साहब, लेकिन ये जो टैक्स है ये तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया है। सारा का सारा मिडिल क्लास तबका जो है वो सफ़र कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो सफ़र कर रहा है। देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर, आपने अहम नुक्ता उठाया है। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है, खुद कहा है कि FBR 15,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहा है जो उसको करना चाहिए।
लेकिन 2027 का जो हमने टारगेट रखा है उसमें वो 15,000 अरब रुपए की कमी बदस्तूर बरकरार है। इसका मतलब ये है कि टैक्स की चोरी होने देनी जा रही है, तनख्वाहदार तबकों पर, मिडिल क्लास पर जो है टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, टारगेट किलिंग। लेकिन इन लोगों को होश नहीं है जिनकी टारगेट किलिंग हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अभी मैं देख रहा था कि मिसाल के तौर पर आपसे 20-25 साल पहले एक मिडिल क्लास के आदमी ने डिफेंस में एक 200 गज का प्लॉट खरीद के छोटा मोटा मकान बना लिया। 200 गज का कोई बड़ी बात नहीं। उसने उस मकान को आज बेचने जाएगा तो 4 करोड़ रुपए मिलेगा। मिडिल क्लास का आदमी हो, वो जब उस पैसे को बैंक में रखेगा तो उस पर 45% टैक्स है। कभी आप सोच सकते हैं? अब से कुछ साल पहले तो टैक्स होता था, यानी टैक्स तो है वो तो 6% पर जो है वो एमनेस्टी ले ले, कौमी दौलत लूटने वाला, लेकिन उससे 45% टैक्स दे रहे हैं। तो वो कहेगा भाई 45% टैक्स लेनी, आधा तो टैक्स में चला गया। ये उसकी टारगेट किलिंग है। ये क्यों कर रहे हैं? उसको ये कह रहे हैं कि बेवकूफ़ आदमी तुम डॉलर क्यों नहीं बना, आप जब डॉलर बनाएंगे तो उसमें तो रुपए की, आपको पता है रुपए तो हमारा गिरना है। फिर ये कि डॉलर बना के पैसा बाहर भी जा रहा है और वो पैसा रेमिटेंस में जब आता है तो नया पाकिस्तान में 9% उसको मुनाफा मिल रहा है। अब आप देखिए मेरी बात, 9% उसको मुनाफा दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। तो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई तुम बचतें गिराओ और पैसा बाहर डॉलर में भेजो, तो आप देखिए कि डॉलर डिपॉजिट हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये तो आग से खेल। नंबर एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये कि जो आपने सोशल सेक्टर की बात की, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। माजी में जो तालीम की मद में, सेहत की मद में जीडीपी के तनासुब से उसमें मजीद कमी कर दी गई है। बैंकों की आपने निजकारी की है, मैं आंखें खुलनी चाहिए, पुरानी फिगर्स नहीं देता। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में बैंकों ने हुकूमत को कर्जा दिया 25,000 अरब रुपया हुकूमत को दिया ताकि बजट खसारा पूरा हो, और 24 करोड़ की आबादी के मुल्क को कितना दिया? 100 अरब रुपया। तो जो उनका असल काम था 25 वो देना, वो नहीं दिया, 100 अरब दिया। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, सॉरी, लेकिन यहाँ पे अभी नई जो इनकी स्ट्रेटजी है उसमें ये भी है कि बैंकों से मजीद ये लोन लेने जा रहे हैं। इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा काइंडली, इस पे मजीद क्या आम आदमी पे बोझ पड़ने जा रहा है? देखिए, ये कोशिश ये हो रही है कि जब बैंक्स कर्जे नहीं देंगे तो पहले तो बचतों की शरह गिरेगी, मुल्क की सरमायाकारी गिरेगी, फिर उसके बाद जो है वो ये गिरने से कर्जों पर इंहिसार बढ़ेगा, शरह नमू सुस्त होगी, महंगाई बढ़ेगी। ये पूरी कोशिश हो रही है कि अशराफिया को नवाजा जाए। क्यों? क्योंकि ये बैंक जो है ये 80% उनकी मुल्कियत है जो पाकिस्तानी नहीं है। उनको इस वक्त 53% मुनाफा मिल रहा है अपने पैसे पर, टैक्स के 53%। फिर वो जब हुकूमत को कर्जे देते हैं तो हुकूमत से ये बोझ खत्म हो जाता है कि वो टैक्सों की चोरी रोके, वो शान खर्चात कम करे, क्योंकि ये यहाँ से कर्जे ही दे रहे हैं। तो आपने ये देखिए कि इस वक्त मैं आपको एक फिगर और दे दूं ताकि लोगों को पता चले, 30,000 अरब रुपया उन्होंने हुकूमत को कर्जे दिए हैं, हालांकि इनका काम ये नहीं था, और 12,000 अरब रुपए कर्जे दिए हैं सनत, तिजारत, ज़राअत व एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए। मेरा कहना है ये कौम ताजिर सनतकार ये मुतालबा क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, आप हुकूमत को क्यों कर्जे दे रहे हैं? आपका काम तो नहीं, इसलिए कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है और सब अपने अपना मुफाद देख रहे हैं। आप देखिए जो भी मुतालबात आ रहे हैं, अब मैं तो मिसाल तो इसका आपने एक शुरू में एक जुमला कहा था, चूंकि टाइम आपका शॉर्ट होता है, मैं हाल की एक बात कर रहा हूँ। ये 2080 तक भी ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। हमारी मईशत धक्का दे के कर्जों पर चलती रहेगी जब तक मगरिब का मफाद है, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, मिडल ईस्ट के मामलात हैं, दहशतगर्दी हो रही है, इसको चलाएंगे धक्का देके, मगर ठीक नहीं होने देंगे। तो लेकिन डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, फोकस जो है वो तो अभी भी यही है कि सऊदी अरब से, चीन से या यूएई से हमें इजाफी कर्जे मिल जाएं, तो फिर प्लान तो फिर यही है कि सिर्फ कर्जों पर चलना है, हमें एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाना, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आनी है। इन कर्जों की दरख्वास्त जो की जा रही है वो तो मालियाती बहरान का मुस्तकिल हल नहीं हो सकती। नहीं, मुस्तकिल नहीं, 1 साल के लिए मिल रहा है। अभी देखिए मैं वही बताना चाह रहा था, 12 अरब डॉलर के इन्होंने कर्जे रोल ओवर कराए हैं ताकि इस साल के कर्जे अदा कर सकें। वो 1 साल के लिए हैं, अगले साल फिर रोना होगा, फिर अगले साल फिर रोना होगा। ये कब तक रोना चलेगा? जब तक मगरिब ये डिसाइड करेगा कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद वो रस्सी खींच लेंगे। तो इसका मतलब ये है, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये 37 माह के बाद 2027 के बाद ये 25वें प्रोग्राम में जाएंगे और उस वक्त वो रस्सी खींचने का वक्त होगा। अभी तो पाकिस्तान को चाहते हैं धक्के से चलाएं। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि 25 अलिफ है जिसमें ये लिखा है कि हर बच्चे को जो 5 साल से 16 साल का है उसको लाजमी और मुफ्त तालीम दी जाए, वो नहीं दी जा रही। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं। तो मेरा एक सवाल ये था कि हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी रिजर्व सीट्स के चल रहे हैं, इलेक्शंस के चल रहे हैं,
खेल के चल रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहते? उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है ना। शाहिद हसन साहब, आप बिल्कुल, आपने स्टार्ट में बड़ा एक वैलिड पॉइंट जो आपने रेज किया था, आपने कहा था कि जब तक मगरिब नहीं चाहता है हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ताजिरों के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। जो ताजिर तबका है, क्या ये मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए इन पे वो टैक्सों की भरमार नहीं की जाती है? इस पे भी हमें बताइएगा जरा, टैक्स रेट में क्यों नहीं लेके आते? ताजिर नहीं है, सिर्फ ताजिर और सनतकार जो हैं, इन्हीं की मदद से में आया जाता है, इन्हीं की वजह से इक़्तिदार को तूल दिया जाता है। मगर मैं जो बात कर रहा था वो मुस्बित बात कर रहा था, वो आप सुन लीजिए, वो आपके काम आएगी। इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि भाई जब मुकदमे बहुत सारे आ रहे हैं, एक मुकदमा ये ले लें 25 अलिफ, उसमें ये लिखा कि 5 साल से 16 साल के बच्चे तो लाजमी और मुफ्त तालीम देते हैं, तो वो बुला लें सूबाई हुकूमत को ये कि भाई ये 26 मिलियन बच्चों को अगर आपने लाजमी मुफ्त तालीम देनी है तो आपको तालीम का बजट 3 साल में पूरा करना होगा ताकि इनको दाखिला मिल जाए। ये आइन कह रहा है, बाकी बात खत्म होंगे तो ये वाला मुकदमा चलेगा ना अदालत में। आप सही कह रहे हैं। हमारा मुतालबा करेंगे तो हम उनसे दरखास्त करेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी जो है इलेक्शन नहीं है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी 25 अलिफ भी है कि हर बच्चे को लाजमी तालीम मिले। हमारे 37 आइन के आर्टिकल में ये लिखा है कि आप हर आदमी को मुनसिफाना तरीके से उसको जिंदगी गुजारने का मौका दें। तो वो जिम्मेदारी अगर वो पूरी करके हुकूमत से ये कहे कि आप ये तालीम का बजट उतना कर दें कि 3 साल में बच्चे को स्कूल मिल जाए, वो रकम आप इस साल बजट में रखें, उसके बाद दिफा के लिए जो रकम है वो रख दें, सूद जो कर्जे पैदा करने वो रख दें, और बाकी जो छोटे मोटे खराजात हैं वो कर दें। बाकी जो है आप टैक्सों की वसूली बढ़ाएं जैसे शहबाज शरीफ ने कहा है। तो ये मुल्क का हल है, मुल्क को बचाने का वाहिद हल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। 25 अलिफ के तहत, 37 के तहत, 38 के आइन के शिके हैं जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं तो ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो जिसके लिए उनको बनाया गया है कि कानून आइन पे अमल दरामद करें। अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये एक्शन ले ले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में ये गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो तबाही बर्बादी है, कर्जे हैं, ये सब हम निकल सकते हैं। अल्लाह मियां ने मेरे मुल्क को बहुत कुछ दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर आप किस तरह से समझते हैं कि जब फिर लोग सवाल उठाते हैं तो फिर जवाब तो यही मिल रहा है आजकल के इराक, लिबिया, शाम और कश्मीर के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें, क्या यही ममालिक रह गए हैं जिससे हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे? हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान की इकॉनमी से कंपेयर क्यों नहीं करते? चाइना की तरक्की से कंपेयर क्यों नहीं करते हैं? हम कनाडा की तरक्की से, जापान की तरक्की से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? कंपेयर करने के लिए इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ वो ममालिक रह गए हैं जो पसमानदगी की उस सतह तक पहुंच गए हैं जहां से पता नहीं वो निकल पाएंगे या नहीं। तो पाकिस्तान क्या इतना पसमानदा हो चुका है कि अब हमें एग्जाम्पल भी देनी है तो ऐसे ममालिक की देनी है जो बिल्कुल डूब चुके हैं? मैं आपने एक अहम नुक्ता उठाया तो इससे फायदा उठा लूंगा। देखिए, बांग्लादेश ने जो तरक्की की थी, पाकिस्तान अगले कई वर्षों में वहां तक नहीं पहुंच सकता, ये हमें भी पता है, आज भी पता है। लेकिन उसको बैरूनी मुदाखलत से उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया और वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत लाई गई जो आइन के खिलाफ है, जिन्होंने हुकूमत बनने के बाद, काबीना बनने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से ज़बरदस्ती इस्तीफा लिया, पब्लिक ने लिया। तो इसका मतलब ये कि वो एक, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए जो सबक है वो मैं आपको बता दूं। उनकी मईशत की शरह नमो पाकिस्तान से ज़्यादा, उनकी गुर्बत पाकिस्तान से कम, उनकी तालीम सेहत का बजट पाकिस्तान से ज़्यादा, उनकी फ़ी का आमदनी पाकिस्तान से ज़्यादा, उनकी बरामदात पाकिस्तान से ज़्यादा, उसको वहाँ इनकलाब आ गया। तो हमारे यहाँ वहाँ लाया गया बैरूनी मदद से। तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारी जौहरी ताकत, हमारी कमजोरियाँ, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो बलूचिस्तान में शुरू है, केपी में शुरू है। हमें अगर बांग्लादेश में टॉपिल कराया जा सकता है, आप देखिए उनकी मईशत अब नीचे जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अगर उस मुल्क को, जिसका मतलब ये है कि अगर अवाम के साथ इंसाफ ना हो और कौमी यकजहती ना हो, जो नहीं है, इंसाफ ना मिल रहा हो, तो फिर उसमें बैरूनी मुदाखलत होती है। मैं अमेरिका का बयान है ऑफिशियल आपको बता दूं, हम पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान को कर्जा देते हैं, तो कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी मुदाखलत कर रहा है, हिंदुस्तान से भी हो रहा है। तो हमारे लिए ज्यादा खतरात हैं। बांग्लादेश से जो सबक मिला है, माशी तरक्की हैरत अंगेज थी। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश की फी का आमदनी के कुछ 2 साल पहले भारत से बढ़ गई थी, दुनिया का बड़ा मुल्क उससे बढ़ गई थी, उसके बावजूद उसको तबाह कर दिया। हालांकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन की छोटा मसला था दुनिया का, हमारी तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपकी सरहदें चीन से मिल रही हैं, ईरान से मिल रही हैं, अफगानिस्तान से मिल रही हैं, ये तो मगरबी सरहद, ये दुनिया को खटक रहा है। ये आपका गवादर खटक रहा है, आपका जौहरी प्रोग्राम पक रहा है, आपका इस्लामी तशख्खुस खटक रहा है, पाकिस्तान की ताकतवर फौज खटक रही है, आपके वसाइल खटक रहे हैं। इस मुल्क को वो तोड़ने के दर पे हैं।
और उसके लिए मैंने आपसे कहा था 27 महीने के बाद फिर वक्त आएगा। तो आज ये वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करके उनसे ये कहे हुकूमतों से कि ये बजट इस साल का आपको बनाना है, 25 पे अमल कर, इलेक्शन हो रिजर्व सीट मिले या नहीं मिले, मगर ये जो 25 आवाम है इसके लिए 25A के तहत 26 मिलियन बच्चों को आपने दाखिला देना है, स्कूल बनाने हैं और तालीम का वसा सेहत को करना है, दफा भी करना है, वो सब करें। लेकिन जब चोरी रोक के ताकतवर तबकों से टैक्स लेके आप मुल्क संवार सकते हैं तो क्यों नहीं संवारना चाहते? मैं बैंकों को क्यों इजाजत दी जाती है कि वो कर्जे हुकूमत को दे, आवाम को ना दे? उनका काम नहीं है कमर्शियल बैंकों का ये। तो ये सारी खराबी है। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, लेकिन खराबी है तो मिडिल क्लास में, खराबी है तो गरीब में। वो सियासी बातें करते हैं, दिन भर सैकड़ों लाखों मैसेजेस करते हैं कि ये हो गया, फला के बेल मिली कि नहीं मिली, जलसा क्यों मनसूख हुआ। अरे भाई जलसा मनसूख हुआ है नहीं हुआ, तुम अपनी बात करो, तुम अपनी गुर्बत की बात करो, अपनी खुदकशियों की बात करो, अपनी शहादतों की बात करो जो इस कौम के साथ हो रही है, जो इस कौम के गिर्द घेरा तंगी है, उसकी बात करें ना आप। तो ये अगर अवाम दबाव डालेंगे और आप भी अवाम को तैयार करेंगे, छोड़ दे रिजर्व सीट्स को, ये बातें करेंगे। ये है कि आम आदमी को बेसिकली गाइडलाइन की जरूरत है, अपने लिए आवाज उठाने के लिए उनको गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है। सर, तवानाई के शोबे की भी कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के लिए चीन से बात की है। आपके ख्याल में ये जो कदम है ये किस हद तक मौसर होगा? देखिए, ये IPPs का मसला एक साजिश के तहत उठाया गया था। मैंने पहले भी कहा था छोटा मसला था, ये संगीन ज़रूर था, आज का मसला नहीं था, ये पुराना मसला था। बिजली के बिल तो इमरान खान भी जलाया करते थे। अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि चीन से ये कहें कि भाई जो आपके लोगों ने यहाँ सरमायाकारी की थी, हम उसका मुनाफा आपको नहीं दे सकते। तो ये देखिए ना, वो तो अभी आपको बचाना है वो कर लेंगे। ये आप मोहलत को, आप मुल्क को डूबने से बचाने के लिए मोहलत मांग रहे हैं। ये इस्लाह, एक जुमला मैं बता दूं, आप दुनिया से मदद मांग ले, अगर अपनी इस्लाहात नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई ताकत जो है उस मुल्क को नहीं बचा सकती जो कि अपनी इस्लाहात नहीं करता। आप चीन से मदद ले लें, आपने CPEC लिया। तो सर, आप माहिर मैशत हैं, ठीक है, आप कोई सजेशन, कोई हल दे दें यहाँ पे, कोई तजवीज़ अगर आप बताना चाहें कि अब IPPs जो है वो हमारे गले में पड़ गए हैं, अब गले की घंटी बन चुके हैं हमारी, वो उनसे किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है? पहली बात तो ये कि इतना संगीन मसला नहीं है जितना बताया जा रहा है। अगर इसका जब हल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300 अरब रुपए साल मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। और टैक्सों की जो कम वसूली हो रही है वो है 22,000 अरब रुपया सालाना। अगर आप उसको पकड़ लें तो ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। हल क्या है? हल ये है कि इनका नाम ECL में डालें। कोई वो नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल काम है जो वजीर साहब कह रहे हैं। इनका नाम ECL में डालें। इन्होंने धोखाधड़ी के तहत जो है वो मुआहदात किए थे हुकूमत के साथ मिलकर। इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं और एहतसाब करें। 2 अल्फाज में कह रहा हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट करा के एहतसाब करें, इनका नाम ECL में डालें। ये एक साजिश के तहत, मैं देखिए आपको एक फिगर दूं तो आपको पता चलेगा ये होता क्या है, ये बढ़ क्यों रहा है। पाकिस्तान में 14 वर्षों में जो है वो 8 रुपये सालाना रुपए की कदर गिरी थी, लेकिन 28 फरवरी के बाद से 5 महीने में वो जो है 8 रुपए के बजाय 150 रुपए साल गिर गई। तो उससे सारी बोर्ड, तो ये जो 5 महीने में 150 रुपए गिरा, जबकि 14 साल में 8 रुपए सालाना गिरा था, तो ये जानबूझ के गिरा करके आपने रुपए की कदर को गिरा के ताकतवर तबकों ने फायदा उठाया। हर इंपोर्टेड चीज महंगी हुई, पेट्रोल भी, बिजली भी, सारी भी। तो ये तो दानिस्ता ताकतवर तबकों को पहुंचाने के लिए ये 5 महीने की मैंने फिगर दी है। अगर इसकी कोई हिसाब कर ले कि भाई जो 14 साल में नहीं हुआ था उससे कई गुना ज्यादा कैसे 5 महीने में हो गया, वो कर लें, आपको जवाब मिल जाएगा। IPPs का इतना संगीन मसला नहीं है जितना ये मसला है जो मैं बता रहा हूँ कि 2 साल में हमारा 13 अरब डॉलर की हमने अपनी रिजर्व गिरा दिए 21 से 23 तक। क्यों? क्योंकि 2022 में आपने इंपोर्ट्स 25 अरब डॉलर एक साल में बढ़ा दी। एक साल में 25 अरब डॉलर, वो आप नहीं बढ़ाते तो आज तो आप मसला नहीं होता। क्यों बढ़ाई थी आपने? इसलिए कि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाया था। अब उसके बाद 25 अरब डॉलर गिरा के 3 साल से हम कम पे चल रहे हैं। तो ये तो एक खेल हो रहा है ना, उसको पकड़ेंगे तो होगा। ये IPP भी उन्हीं लोगों ने उठाया। ये जंग है एनर्जी सेक्टर की और टेक्सटाइल सेक्टर की। ये होना चाहिए कम, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इससे ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं। हमारा मसला है टैक्सों की चोरी पकड़ना, बचतें बढ़ाना, स्मगलिंग करना, रुपए की कदर को रोकना। हमारे इंपोर्ट्स 1.5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट से, उसको रोकना, वो नहीं कर रहे। 111(4) को मनसूख करके जाली रेमिटेंस से मंगाना बंद करना, ये नहीं कर रहे। तालीम का बजट, सेहत रख के ये करेंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। आज भी ठीक हो ठीक है। बहुत शुक्रिया माहिर मैशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा आप हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्रिकेट के मुख्तलिफ मामलात पर तफसील से बात की। उनका यह कहना था कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि क्रिकेट की तमाम मुश्किलात को फ़ौरन हल कर दे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट के मसाइल को हल करें और टीम की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने बताया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से आए हैं वो तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मकसद भी यही है कि मौजूदा तमाम मसाइल को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीम की जो मौजूदा कारकर्दगी है वो भी काफ़ी मायूस कुन है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद नहीं है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़के आ रहे हैं वो शायद अभी उस मयार पर पूरा नहीं उतरे हैं जो कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन कर सके। इसलिए उनका यह कहना है कि पहले अब एक बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन्हें फिर अलविदा कह दिया जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से शिकस्त को मायूस करार देता हूं। मजीद उन्होंने कहा कि चैंपियंस कप के इख्तिताम के बाद परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से पिच की रिपोर्ट उन्होंने तलब कर ली है और कहा है कि कल तक मौसूल ये रिपोर्ट हो जाएगी। और उन्होंने मजीद कहा है तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें। मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि टीम की मौजूदा कारकर्दगी में जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने भी हमें ज्वाइन किया। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन पीसीबी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो कह रहे हैं कोई जादू की छड़ी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आए रोज जो टीम की परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे ग्रेजुअली इतनी खराब हो गई है कि शायद कोई भी ऐसी टीम नहीं बची है जिसे हम बी टीम कहते थे, सी टीम कहते थे, उन्होंने हमें हराना दिया हो और जितने बुरे तरीके से हराया हो। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में इतना बुरा वक्त शायद हमने इससे पहले नहीं देखा जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन क्रिकेट के ऊपर गुजर रहा है। हम शदीद इस्तिराब और तकलीफ में इस्तिराब का शिकार है, तकलीफ में है। इस ऐसे मौके पे जब आपके बड़े आके ऐसा कोई बयान देते हैं तो वो आपके जख्मों पे नमक छिड़कने के जो है बराबर होता है। आप अगर इनसे बसत एहतराम ये पूछा जाए क्या बांग्लादेश सीरीज से पहले ये मसाइल आपकी नजर में नहीं थे? क्या सिलेक्शन के टाइम पे ये चीजें नहीं थी? आपको ये नहीं देखना चाहिए था कि सिलेक्शन कैसी हो रही है? फिर अगर आप टीम मैनेजमेंट के ऊपर आए, आप एक स्पिनर के बगैर जा रहे हैं, आपने दुनिया के बेहतरीन क्यूरेटर्स हायर किए हैं विकेट्स बनाने के लिए और उसके बाद आप ऐसे डेड विकेट के ऊपर आप खेल रहे हैं जिसमें पहले एक दफा आपको वार्निंग मिल चुकी हुई है कि अगर इतनी बुरी विकेट की कारकर्दगी रही तो शायद इस इंटरनेशनल वेन्यू के ऊपर जो है पाबंदी लग जाए। उसके बावजूद आप देखें बांग्लादेश ने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितनी खराब क्रिकेट हमने खेली है और उनकी जीत में हमने भरपूर किरदार अदा किया है। तो ऐसे मौके पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब आप इतने बड़े इदारों के सरबराह होते हैं और जब आप इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं तो जब अच्छी चीजों का आप क्रेडिट लेते हैं तो इन चीजों के हवाले से आप पे तनकीद भी होगी और आपको वो बर्दाश्त करनी होगी। और मेरे ख्याल में ये गलत तनकीद नहीं है। आप जैसे आपने कहा आप अमेरिका से हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार गए, बांग्लादेश से। अच्छा समी, ये भी बताइएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी करने के बाद उनकी ये जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक इदारे के जो आप चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, आप पे जिम्मेदारी डेफिनेटली आयद होती है। उनको नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा वाकई वो जिस सर्जरी की बात करते थे वो सर्जरी करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं, ये वर्ल्ड कप के बाद हमारा ख्याल था कि जो सर्जरी की इन्होंने बात की है ये इसमें संजीदा होंगे। 2-3 बड़े जो खिलाड़ी हैं जो बज़ाहिर तो बड़े हैं लेकिन अंदर से बहुत छोटे हैं, उनको जो है खुदा हाफिज कहने का या किसी हद तक रेस्ट देने का टाइम आ गया हुआ था। जो कप्तानी के लिए खेल रहे थे, जो अपनी जात के लिए खेल रहे थे, जो टीम के मफादात, कौम के मफादात, मुल्की मफादात के ऊपर जाती मफादात को जो है तरजीह दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने सारा नजला जो है एक कप्तान से निकाला, आपने कप्तान चेंज किया तो वो रिजल्ट भी आपने देख लिया। आपका ओपनिंग पेयर जो है वो चलता नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, आपके फास्ट बॉलिंग जो है, जो दुनिया के बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं वो अगर नहीं परफॉर्म कर सकते, स्पिनर आपके पास कोई क्वालिटी का है नहीं है जैसे दुनिया की टीमों के पास है, और उस जो है लूले लंगड़े उसके साथ भी आप नहीं जाते, तो फिर आप किस चीज का रोना रोते?
ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम ये देख रहे हैं तो इतनी मल्टीटास्किंग की आखिर जरूरत क्यों है? इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आप चला रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस तमाम तर मामले को कोई सियासी रंग नहीं देना चाह रहा। हमने देखा इतना अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान में पेश आया है, 40 अफराद वहां पर शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ जब हम क्रिकेट के हालात देख रहे हैं, फिर वो सेनेटर भी हैं, इतनी मल्टीटास्किंग की जरूरत क्यों है? इतने अहम पोर्टफोलियोज एक इंसान को फिर क्यों दिए गए हैं? अगर वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है, वजीर आजम इस पर कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, तो जरूरत क्या है आखिर? मेरे ख्याल में देखिए, हम या सियासी उस पे तो मैं कम से कम बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा कि सियासी रंग बिल्कुल नहीं हम उसको दे रहे। बिल्कुल, लेकिन जो हकीकत है उससे भी जो है आंखें नहीं चुराई जा सकती। मेरे ख्याल में कुछ अरसे से दो मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदगान के दरमियान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के लिए रस्साकशी जारी थी। एक तरफ से प्रेशर आ रहा था, दूसरी तरफ से आ रहा था, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा, तो उस चीज को शायद जायल करने के लिए जो फैसला करने वाले लोग हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये जिम्मेदारी दे दी। अगरचे उन्होंने एक हद तक बेहतर फैसला किया कि वो रस्साकशी खत्म की, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी ऐसे बंदे को जो क्रिकेट खेला हो या कम से कम क्रिकेट की नॉलेज हो, जो इसको समझ सकता हो, उसको अगर ये जिम्मेदारी दी जाती तो शायद आज हालात ऐसे ना होते। मोहसिन नकवी साहब बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बट क्रिकेट में कुछ भी करने के लिए उन्हें जो है अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करना पड़ता है। उनको किसी भी चीज की उस तरह से नॉलेज नहीं है, यानी विकेट की उनको बारीकी का नहीं पता। जब आपके क्रिकेट के अंदर टेक्निकलिटीज किसी एक का उनको नहीं पता, वो इसमें ब्रीफिंग लेते हैं। तो अगर मैं चाहूंगा, मेरा जाती मवाद होगा, मैं उनका एडवाइजर हूंगा, मैं उनको गलत ब्रीफ कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में यही वजह बनी है बहुत सी चीजों में कि वो अभी तक उन चीजों को उस तरह से एड्रेस नहीं कर पाए। अभी हम देख रहे हैं कि जो तमाम बातें अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने की हैं, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अब चैंपियंस कप होगा, वहां से 150 प्लेयर्स निकलेंगे, फिर जो टीम में प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर इस हवाले से हम कोई फैसला लेंगे। अभी हमारे पास बैकअप नहीं है। इस बैकअप के ना होने का जिम्मेदार कौन है? 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है, हमारे पास 11 बंदों की एक ऐसी टीम मौजूद नहीं है जो अच्छे तरीके से कंपीट कर सके, जो एक यूनिटी के साथ खेल सके। और वो मुल्क जहां पर सबसे ज्यादा फोकस ही क्रिकेट पर है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स क्रिकेटर्स के पास हैं, ब्रांडिंग इन्हें मिलती है, लीग्स ये खेलते हैं, सारी फैसिलिटीज इनके पास हैं। कोई इंजरी होती है तो इनको बाहर के मुल्क भेजा जाता है, वहां पर इनके ऑपरेशंस करवाए जाते हैं, इनको सारी मुआवनत दी जाती है। उसके बावजूद हमारी क्रिकेट इस नहज तक पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम बहसियत कौम पोलराइजेशन का शिकार हैं बहुत अरसे से, और उसके बावजूद क्रिकेट वाहिद ऐसा खेल है जो पूरी कौम को यकजा करता रहा है, और इसके अंदर वो तमाम तर चीजें मौजूद हैं जिससे हम तमाम तफरीकें भुला के एक हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप कहते हैं कि ये अब चैंपियंस कप हो रहा है, कुछ आपकी सारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, और ये इसके जिम्मेदार वही फैसला साज लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक मैनेजमेंट को कुछ टाइम के लिए टिकने नहीं देते। अगर कोई एक, मैं हमेशा ये रोता हूं कि कोई एक मैनेजमेंट वो उसको पूरा वक्त मिले। जिस तरह आप इंडिया में देखें ना, अभी आपने एक कोच उन्होंने लगाया था 3 साल के, वो अंडर 19 से आए, राहुल द्रविड़, और उन्होंने आगे वर्ल्ड कप के जीत के ऊपर इख्तिताम किया, और उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ खुदाफिज का, और उसके बाद गौतम गंभीर को ये जिम्मेदारी दी गई है और उनको बता दिया गया कि अगले 3 साल के लिए आप टीम के साथ हैं। अब वो अपनी प्लानिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ हर 6 माह बाद मैनेजमेंट चेंज होती है, उनका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, वो अपनी पॉलिसीज ले आते हैं। अगर ये चैंपियंस कप है तो ये एक अच्छी चीज है। बुनियादी तौर पे होता यह है कि मुल्क के डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वहां से जो बेहतरीन खेलने वाले बच्चे हैं वो ऊपर आते हैं, और जब पाकिस्तान टीम या इंटरनेशनल सतह पे जब नुमाइंदगी की जरूरत पड़ती है तो वो तैयार हुए होते हैं। इस लिहाज से तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप 6 माह इसको चलने नहीं देते, आप दूसरी पॉलिसी ले आते हैं। अच्छा समी, अभी जो 5 पीसीबी की जानिब से मेंटोर्स का ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं आपके इनके आने से एक वाकई कोई पॉजिटिव चेंज आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में? इसमें भी ये है कि उनको टाइम देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, जिन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाया है। तो बच्चों के साथ अगर वो मेहनत करें, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ, तो कोई बईद नहीं कि आप उससे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, उनको फ्री हैंड चाहिए। होता ये है कि ये
आप इनको सामने रख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे होते हैं जो इख्तियारात अपने हाथ में रखते हैं, वो नहीं चाहते कि वो इख्तियारात कोई ले। तो जब इख्तियारात नीचे नहीं जाएंगे, फैसला साजी नीचे नहीं जाएगी, तो बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है। अच्छा समी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के जो अभी बांग्लादेश के स्पिनिंग कोच हैं वो मुश्ताक अहमद हैं। हमने अफगानिस्तान की टीम के साथ देखा, इंजमामुल हक ने काम किया, बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जो हमारे लेजेंड्स को बुलाकर अपने प्लेयर्स को उनसे क्रिकेट पे हवाले से कोचिंग करवा रही हैं। लेकिन यही जब स्टाफ हम देखते हैं, कोचिंग स्टाफ हमारी टीम के साथ है, तो फिर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसकी वजूहात हैं? जो हम बार बार बात करते हैं, प्लेयर पावर है वो ज्यादा हो चुकी है। देखें, ये जो हमारे पाकिस्तानी जो हैं, ये लेजेंड्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, ये जब दुनिया के मुल्कों में जाते हैं ना, तो ये वहाँ के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पे या प्रोफेशनली चलते हैं और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सारे काम करते हैं। यही लोग जब पाकिस्तान में आते हैं तो लोकल सतह की जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो अब अपनी पसंद नापसंद के ऊपर प्लेयर्स को टीम में शामिल करते हैं, अपने कौन लड़का मेरी इज्जत ज्यादा करता है, कौन मेरी बात सुनता है, उस बुनियाद पे जब फैसले होते हैं और लोकल मेरे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा आ जाए, मेरे रीजन का बच्चा आ जाए, तो वहां से ये मसाइल जो है जन्म लेते हैं। जब बाहर जाते हैं तो ना रीजन होता है, ना पसंद होती है, वो सिर्फ फोकस्ड होते हैं बॉलिंग के ऊपर या उन टेक्निकल चीजों के ऊपर जिसके लिए उनको हायर किया जाता है। ये एक बड़ी वजह बनती है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्रिकेट में सियासत शामिल है और वो हमें मुसलसल नुकसान पहुंचाती आ रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ आप अगर मैं बैट्समैन में बात करूं तो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, शुरू से कहा जाता है कि हमारे पास जो तमाम बॉलर्स मौजूद हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रहती है। शाहीन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों का जो तनाज़ा है, ये कैप्टनसी के बाद हमने देखा कि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस पर उस तरह से शायद ये फोकस नहीं है या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तनाज़ा सिर्फ कैप्टनसी का है या इनकी परफॉर्मेंस वाकई में अब मुतासिर हो चुकी है? देखें, ये जो आपने तज्जिया किया बिल्कुल ठीक है, बट ये दोनों खिलाड़ियों में मेरे ख्याल ये तज्जिया सही नहीं बैठता। बाबर परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं इस टेस्ट में, अगरचे वो रन नहीं कर सके तो एक आध दो मैचेस का मार्जिन जरूर देते हैं। अदरवाइज बाबर की परफॉर्मेंसेस पीछे जो है आपको जाती तौर पे जाती हैसियत में रन करते आए हैं। लेकिन जो आपका तज्जिया है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बिल्कुल ठीक है। उनकी तवज्जो मेरा ख्याल है कि अपनी खेल से हट के दीगर चीजों पे आई थी। आपने पीछे देखा रिपोर्ट्स में उनके नाम आए, उनके मिसबिहेवियर के, उन्होंने अपनी जात को टीम से ऊपर रखा और कप्तानी के ऊपर फोकस किया, अपने कप्तान की बात को संजीदा नहीं लिया, डिसिप्लिन का फुकदान रहा, तो वो आपको नजर आता है। आपके जो नए आने वाले बॉलर हैं वो आपसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वो दूसरी टीमों को परेशान कर रहे हैं और आप जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये भी सोचने का मकाम है और इनको इस पे फोकस करना चाहिए। शाहीन को किसी ना किसी स्टेज पे आके कप्तानी मिल जानी है। उनको कोई समझाए कि तुम अपनी गेम पे फोकस करो, तुम जितने अच्छे बॉलर हो तुमने टीम में रहना है और एक वक्त आएगा कि आप कप्तानी खुद आपकी तरफ आ जाएगी। ठीक है। अब तो केविन पीटरसन ने भी अब काफी ज्यादा तनकीद किया है। वो कह रहे हैं इतनी अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी, इतनी इनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, अब बाहर के कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं वो भी हम पे तनकीद कर रहे हैं। इस बारे में क्या, मतलब सूरत हाल इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है कि बाहर से भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमने हमेशा अच्छी क्रिकेट खेली है और ये लोग जो हैं हमारी क्रिकेट के, हमारी फास्ट बॉलिंग के दिलदादा रहे हैं, तो उनको भी जो क्रिकेट लवर होता है ना, हम भी दुनिया में कोई खिलाड़ी बुरी परफॉर्मेंस करता है या किसी पे बैड पैच आता है तो चाहे वो किस भी मुल्क का हो, अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके लिए अफसोस का इजहार करते हैं। इसी तरह केपी जो है और इसके अलावा भी दुनिया के बड़े खिलाड़ी जो है इस वक्त वो इस सोच में है कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हुआ। अगर से वो जानते हैं हमारे मुल्की हालात और सियासत खिलाड़ियों के ऊपर और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर असरअंदाज होती है, लेकिन अफसोस का इजहार वो भी करते हैं। प्रॉब्लम्स का शायद उनको भी हमारे तरह इल्म है, लेकिन शायद वो बोल नहीं सकते। ठीक है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से अब क्या देख रहे हैं, कुछ चांसेस बचे हैं टीम पाकिस्तान के?
देखें जी, जो हालात अभी चल रहे हैं तो उसमें मैं तो कहता हूं टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ के अब जो गिरी हुई टीम है उसको उठाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। हम इस बैड पैच से कैसे निकले? हम पे दर पे शिकस्त खा रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, हम ग्राउंड में उतरते हैं, हमारे शोल्डर्स गिरे होते हैं, हम 5वें दिन बिल्कुल सीधे साधे ट्रैक के ऊपर प्रेशर लेके आउट हो गए, हम वहां रन नहीं कर सके, और बांग्लादेश जैसी ऑर्डिनरी बॉलिंग के अगेंस्ट। तो मेरा ख्याल है इनको कुछ ग्रूमिंग की जरूरत है और इनके ऊपर इंडिविजुअली काम करने की जरूरत है। इन्हें बताया जाए कि आपने इससे कैसे निकलना है, और ये दुनिया में लोगों पे, खिलाड़ियों पे, टीमों पे सिचुएशंस आती हैं, लेकिन उससे निकला जा सकता है बजाय इसके कि आप मुल्क के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस बने। मतलब बेहतरीन स्ट्रेटजी की इस वक्त हमें शदीद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया समी आपके वक्त के लिए। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल समी हमारे साथ थे। और अभी अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेगमेंट ये जी, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर मॉन्ट्री के साहिल सैन कार्लोस बीच पर पानी की बिल्लियों की गैर मामूली तादाद में मौजूदगी ने शहरियों की खासी तवज्जो हासिल कर ली है। सैकड़ों की तादाद में पानी की बिल्लियाँ जो हैं ये साफ और सुनहरी रेत पर आराम करते और फिर मौज मस्ती करते हुए इनको आपको न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, जिसने साहिल पर आने वाले लोगों को हैरान कर दिया। ये मंजर देखकर साहिल पर मौजूद शहरी महसूस हुए बगैर नहीं रह सके। लोगों ने अपने कैमरास में इस मंजर को कैप्चर भी किया और देखा भी। ताम इंतजामिया ने आबी जानवरों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर साहिल पर शहरियों के आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। और हुकाम के मुताबिक ये जो इक़दाम है पानी की बिल्लियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि वो बगैर किसी मुदाखलत के अपने कुदरती माहौल में भी रह सकें। बहुत कम होता है कि इस तरह के जो मनाजिर होते हैं वो कैमरे में कैप्चर किया जा सके। शहरियों का यह भी कहना है कि पानी की जो बिल्लियां हैं वो माजी में भी साहिल पर देखी जाती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। बड़ी हैरत अंगेज मनाजिर हैं जो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। ये नायाब मंजर देखकर लोग भी हैरान हैं और खुश भी हैं कि उन्हें कुदरत के इस खूबसूरत मंजर का मुशाहिदा करने का मौका मिला है। मॉन्टरी व नेशनल मेरीन सेंचुरी की मेरीन बायोलॉजिस्ट लीजा अटल ने भी इस गैर मामूली इज्तिमा के बारे में तबसरा करते हुए कहा है कि यह अभी तक वाज़ेह नहीं है कि पानी की बिल्लियों ने सैन कार्लोस बीच का इंतखाब क्यों किया है, लेकिन मुमकिन यह है कि ये जानवर माहौलियाती निज़ाम में खुराक की फराहमी के तनों की तरफ मुतवज्जा हुए हों। मजीद बरना लीजा अटल ने यह भी बताया कि साहिल पर मौजूद तमाम पानी की जो बिल्लियां हैं वो नर हैं, जो कि हयातियाती तहकीक के लिए एक दिलचस्प मौजू भी हो सकता है। और उनका यह भी कहना था कि शायद ये नर पानी की बिल्लियां किसी मखसूस मौसमी हयातियाती वजह से एक जगह पर जमा हो रही हैं, जिसको कैमरे ने भी कैप्चर कर लिया है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।